Hello everyone. Today we will discuss our new topic, that is environmental issues, in which we discuss air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution and other issues related with environment. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं जो भी एनवायरनमेंट में इश्यूज हैं वो कौन आइडेंटिफाई करता है। वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP आइडेंटिफाई करके देता है कि ये इश्यूज आपके ग्लोबल और लोकल लेवल पे हैं, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उन इश्यूज़ पे पूरा देखना होता है कि इस इशू पे से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हम लोग इस इशू को ठीक कर सकते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, अब कैसे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, वही हम लोग इस यूनिट में देखेंगे। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, इससे बहुत एनवायरनमेंट को भी और ह्यूमंस को भी इम्पैक्ट पड़ता है। फोटोकेमिकल पोल्यूशन, डिजर्टिफिकेशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। नॉट ओनली एनवायरनमेंट बट ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी है वो लोकल लेवल पे क्या है, रीजनल लेवल पे क्या है और ग्लोबल लेवल पे क्या है, और उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एनवायरनमेंट में। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, एसिड रेन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। मेनली हम लोग इसमें देखते हैं टू आइडेंटिफाई environmental issues at local, regional and global level. First is to identify these issues. This is the first objective of environmental issues. Second objective of environmental issue is discussing environmental problems like global warming, climate change, ozone depletion, acid rain, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना. Third is to discuss water scarcity and other issues. अब हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ के क्या क्या प्रॉब्लम्स है रीजनल लेवल पे। सबसे पहली प्रॉब्लम है लैंड यूज़ पैटर्न एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। लैंड यूज़ पैटर्न में आता है कि हम लोग लैंड को कैसे इकोनॉमिकली यूज़ करेंगे सो दैट ये सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो और एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो। माना जाता है कि एग्रीकल्चर जो है ये मेजर इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, ये 53% कंट्रीब्यूट करती है टू इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और ये टोटल जीडीपी की ग्रोथ रेट भी बढ़ा देता है। एग्रीकल्चर अगर डिग्रेड हो गया तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एग्रीकल्चर का डिग्रेड होने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है सॉइल डिग्रेडेशन है। अगर सॉइल ही अच्छी नहीं होगी तो एग्रीकल्चर उस जगह पे अच्छे से ग्रो नहीं होगा, जिसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ भी कम होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और what are the reasons behind soil degradation? सॉइल डिग्रेडेशन के पीछे रीज़न है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। जब हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, वो फर्टिलाइज़र्स ज़मीन में जाते हैं, वहाँ पे वो अंडरग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो वाटर भी डिग्रेड हो जाता है और सॉइल भी डिग्रेड होता है। सॉइल की न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है, एसिडिक ज़्यादा हो जाती है और एग्रीकल्चरल प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं। पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं और उतना एग्रीकल्चर हम लोग किसी एरिया पे करते हैं जिसकी वजह से वो एक्सेस हो जाता है और हमारी जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है। एक और एनवायरमेंटल इशू एट रीजनल लेवल है वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस में माना जाता है कि 3.5 बिलियन पीपल जो है वो 2025 तक प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर फेस करेगी, मतलब वाटर स्कैर्सिटी वो फेस करेगी, वाटर की कमी फेस करेगी। ठीक है, और ये प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद तीसरा एनवायरमेंटल इशू एट रीजनल लेवल है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और प्रेजेंटली अर्बन स्टेट्स और रूरल स्टेट्स में भी है, शहरों में भी है, गाँव में भी है। और डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूशन में ऑब्जर्व किए गए हैं उनमें कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एट्सेट्रा। नाउ
एक और एनवायरमेंटल इशू वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल में क्या होता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा हैज़र्डियस वेस्ट प्रोड्यूस करती है और उसका एक प्रॉपर वे डिस्पोजल में नहीं है, प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल उसका नहीं है, जो कि एनवायरमेंटल इशू बहुत बड़ा बन गया है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट को इस इशू को फेस करना, बिकॉज बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी इस वेस्ट डिस्पोजल की वजह से ख़राब हो रही है। और बाकी जो वेस्ट है जैसे फिज़िकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट और बायोलॉजिकल सबस्टेंस, ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आता है एट रीजनल लेवल। नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंटल इश्यूज़ एट लोकल लेवल। इसमें आपका आता है डिफॉरेस्ट्रेशन। हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एनवायरनमेंट में। देन पोल्यूशन, डिजर्टिफिकेशन, degradation of common property, resources like pastures, village ponds, tanks, wetlands, fresh water and marine ecosystem। ये environmental issues है at local level। degradation of natural resources, हर एक को पता है कि natural resources क्या होता है, जैसे कि फॉरेस्ट्स हैं, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर, सनलाइट, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में ऑलरेडी ही प्रेजेंट थे और नेचुरल है, या हम कह सकते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत सालों के बाद खुद को वो रिन्यू करते हैं, फिर से बनाते हैं। इन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। अगर हम इन रिसोर्स को अच्छे से मेंटेन करेंगे, सस्टेनेबल तरीके से मेंटेन करेंगे, तो ना खाली हमें फ़ायदा होगा बल्कि जो हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन इन्हीं रिसोर्सेज को ख़राब करने को कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, चाहे इंसान बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन करे, मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ करे, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, ड्रॉट पड़ेगा और ये जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है। और भी कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेड होना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। क्लाइमेट चेंज में हम लोग देखते हैं कि क्या है क्लाइमेट, मतलब 30 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद हम लोग देखते हैं। और साल बर साल अगर हम लोग इस प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें कि हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो जो क्लाइमेट चेंज होता है वो इसी टेम्परेचर की ही वजह से हो जाता है, ठीक है। ऑन एंड फिर हम लोग एवरेज निकालते हैं कि कितना टेम्परेचर है और कुछ बेस ईयर लेते हैं जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग टेम्परेचर को भी मेंटेन करें अर्थ पे। तो जो रिसोर्स डिग्रेडेशन होता है इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का भी जो एक्सपोजर है वो इंक्रीज़ होगा। ये डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक 2018 की। रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि जो 2022 है ये 5th वार्मेस्ट ईयर है, ठीक है। नासा की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जाता है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से ड्रॉट पड़ सकते हैं, ठीक है, सी लेवल का पानी जो है वो राइज होगा। और ये भी कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है वो 1.6 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 0.98 डिग्री सेल्सियस होता है ऑन एन अबव एवरेज टेम्परेचर जो कि है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डे बाय डे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ईयरली, तो इसी की वजह से क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। जो क्लाइमेट पहले था वो क्लाइमेट फिर नहीं रह पाता। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नेचुरल रिसोर्स जिसकी वजह से डिप्लीट हो जाते हैं वो है ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बढ़ जाना, उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है। रिसोर्स जितने यूज़ होने चाहिए वो 10 गुना उससे ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अगर माना जाए कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट डिफरेंट है, प्रेजेंट टच कर रही है 8+ बिलियन, तो
अगर पॉपुलेशन इससे इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट्स को कट करते हैं, ग्लेशियर्स का पानी या हम लोग कह सकते हैं वाटर ओवर यूज़ होता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को भी हम लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होते हैं। और सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं वो है पुअर फार्मिंग। पुअर फार्मिंग की वजह से सॉइल की क्वालिटी अफेक्ट होती है। पुअर फार्मिंग में आता है आप लोग पानी सही से नहीं दोगे, मतलब पुअर इरिगेशन मैनेज नहीं करोगे, सॉइल को फर्टिलाइजर्स प्रॉपर नहीं डालोगे, तो हम कहेंगे पुअर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है। सॉइल भी एक हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं, और अगर ये डिग्रेड हो जाता है तो हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स डिग्रेड होता है। Then the third factor responsible for depletion of natural resources is deforestation. Deforestation में अगर हम लोग डाटा देखें 1990 से 2016 तक, कहा जाता है जो फॉरेस्ट कवर है वो जो लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का वो है 1.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये वर्ल्ड बैंक 2016 की डेफिनेशन है, जिसकी वजह ये है कि लोगों का ओवर पॉपुलेशन हो जाना, पॉपुलेशन का एक्सेस हो जाना, ज़्यादा नीड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लोगों को है, और फॉरेस्ट वो डिप्लीट करते हैं और फिर से इसको रिन्यू नहीं करते हैं। पोल्यूशन भी एक मेजर फैक्टर है नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीशन होने का, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से लाइफस्टाइल लोगों का इफेक्ट हो जाता है, हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हार्मफुल गैसेस, प्लास्टिक, सीवेज और मैनी टॉक्सिक केमिकल्स जो कि एयर में, वाटर में, लैंड में, सॉइल में डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स जो है डिग्रेड हो जाते हैं। अब देखिए कि हम लोग के जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से फॉरेस्ट को डिप्लीट हो गए, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो गए, अब इनकी वजह से क्या क्या होगा अगर नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट होगा। तो पहले इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो जाता है, वो कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर है उसकी लेवल कम हो जाती है, या जो रिवर्स में पानी है, लेक्स में पानी है, उसकी भी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। और क्या होता है कि जो इरिगेशन हम करते हैं, हम लोग प्रॉपर इरिगेशन नहीं कर पाते हैं ज़्यादा पानी नहीं होने की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेनफॉल नहीं हो जाता है, रेनफॉल नहीं होने की वजह से ड्रॉट भी एरिया में पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट लॉस, 7.3 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लॉस हो जाता है हर साल। ये डेफिनेशन है नेशनल ज्योग्राफिकल सर्वे 2016 की, ठीक है। और अगर हम लोग देखें इससे पहले कि ये स्टडी हुई है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ये इंक्रीज होती है एटमॉस्फेयर में। रिसोर्स की डिप्लीशन की वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते हैं, क्योंकि जो इनका सर्वाइवल की कंडीशन होती है वो इनको नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो ये इनका ये जो काउंट है वो कम हो जाता है। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा मिनरल्स यूज़ करते हैं और एक्सेस मिनरल यूज़ करने की वजह से जो मिनरल्स है वो कम होते हैं, और चूँकि ये नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, जिसकी वजह से जो इनका क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाता है। Now we will see कि what are the different solutions used to control the resource degradation, ठीक है, क्या क्या solutions है जिसकी वजह से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे डिफॉरेस्टेशन को, ठीक है। बहुत इनिशिएटिव्स कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि फॉरेस्ट्स को कंजर्व करने के लिए और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को, ठीक है, जैसे कि REDD, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसको हम लोग कम करते हैं, ठीक है। इसको किसने REDD को फॉर्मुलेट किया है, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, और यही इनका पर्पस है कि डिफॉरेस्टेशन को चेक करना। दूसरा जिसकी वजह से हम लोग रिसोर्स डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं वो है अल्टरनेट रिसोर्स हम लोग यूज़ करेंगे।
इसमें ये है कि हमें बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो खुद को रिन्यू करते हैं, खुद को फिर से बनाते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे सनलाइट की वजह से सोलर एनर्जी मिलती है। सनलाइट अभी बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अभी है, तो हमें सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए ताकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बचे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ठीक है। तीसरा जो है जिसकी वजह से हम लोग नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं, वो है कि हम लोग मिनरल्स का बहुत कम इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इफ़ेक्ट्स में मिनरल जो है वो कम हो रहे हैं। अगर हम लोग मिनरल्स का कम इस्तेमाल करेंगे, फास्टर वे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो बहुत ही, एक तो वो रिन्यू भी होगी आराम से और वो कम यूज़ होगी। ठीक है। और लोगों में हम लोगों को डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बताए कि नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, इसकी वजह से फ्यूचर पे क्या असर पड़ सकता है। ये कुछ सॉल्यूशंस है जिनकी वजह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डिग्रेडेशन को। थर्ड पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सो ऑन। In this, we will only discuss what are the causes of the air pollution, how this environmental issue is created in our environment, what are the sources of air pollution, and how we can control these issues. The detail of air pollution is separately mentioned in another unit. So here we will only discuss environmental issues. Let us start with air pollution. एयर पोल्यूशन का मतलब होता है जब भी एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए बिकॉज ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। अब उन फॉरेन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। अब एक ही तरह के एयर पोल्यूटेंट्स एयर में नहीं होते हैं, डिफरेंट तरह के एयर पोल्यूटेंट्स एयर में होते हैं। जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, उनमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। Oxides of sulfur, SO2, SO3, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Then we have another foreign substance present in the air, that is oxides of nitrogen, nitric oxide NO, nitrogen dioxide NO2, dinitric oxide N2O. Then volatile organic compounds जिनको हम लोग VOCs भी कहते हैं, such as hydrocarbons, प्रोपेन, मीथेन, ईथेन, ये सारे जो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, ये सारे रिलीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्यूल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ठीक है। SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें PM10, PM2.5 है, जो कि डस्ट स्मोक में होता है। हैज़र्डियस पोल्यूटेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, ये सारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे पेट्रोल जो हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जो कि रिलीज़ करते हैं लेड को एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही पॉइजनस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये सारे इंक्लूडेड है एयर पोल्यूटेंट्स में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स सो दैट दिस एयर पोल्यूशन विल बी कंट्रोल्ड। एंड द फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ स्पेशल फिल्टर्स। इंडस्ट्रीज़ को चाहिए कि वो स्पेशल फ़िल्टर्स यूज़ करें सो दैट जो एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है स्पेशल फ़िल्टर्स यूज़ करने से उसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी। सेकेंड मेजर इसके हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स यूज़ करने चाहिए सो दैट जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज़्यादा यूज़ ना हो, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, क्योंकि उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है। तो हमें ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स जैसे विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, ये यूज़ करना चाहिए। और भी एक बहुत ही बेनिफिशियल वे जिसकी वजह से हम लोग एयर पोल्यूशन को रुका सकते हैं, वो ये है कि हम लोग लॉज ऐसे क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से लोग जो है हार्मफुल केमिकल्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करेंगे। जब उनको फाइन करेंगे या कोई और लॉ उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे जो ऐसा करेंगे, तो ऐसा बहुत हद तक रुकेगा, क्योंकि ये सब कुछ लोग ही करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे अगर हम लोग वो अच्छा रखेंगे, मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में कंजक्शन नहीं होने देंगे, तो उसकी वजह से दो पोल्यूशंस कम होगी, एक तो एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा।
नाउ द सेकेंड एनवायरमेंटल इशू इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब होता है जब भी वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाए बिकॉज ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। अब एक ही तरह के सब्सटेंस से वाटर की क्वालिटी ख़राब नहीं होती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस से वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है। जैसे हम लोग प्लास्टिक्स वाटर में बहुत ज़्यादा डालते हैं जिसकी वजह से जो वाटर में वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो किसी भी जगह एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन की कमी बहुत हो जाती है जिसकी वजह से फिशेस भी मर जाती हैं। नॉट ओनली वाटर ख़राब हो जाता है, हमारे जो अर्थ है उसमें 70% वाटर है, उस 70% वाटर में भी खाली 3% फ्रेश वाटर है, उस 3% में 1% पीने लायक पानी है। तो वाटर पोल्यूशन हम लोग कर देते हैं ये बिना सोच के कि हमें ऑलरेडी ही 1% वाटर अवेलेबल है पीने के लिए, और वाटर की शॉर्टेज ही होती है ओवर यूज़ ऑफ वाटर वेस्ट करने से। तो हमें चाहिए कि हम लोग वाटर को पोल्यूट ना करें क्योंकि ऑलरेडी ही वाटर हमारे पास बहुत कम है। अभी किससे होता है, डिफरेंट केमिकल्स से, इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं वो वाटर में डालते हैं, या हम लोग सॉइल में ऐसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है जो कि हमें पीने का पानी होता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। द फर्स्ट सोर्स इज़ बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ ये वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इनकी वजह से वाटरबोर्न डिजीज़ हो जाती हैं जो कि सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर में जाकर इंसान को टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से इन्फेक्ट करती है। दूसरा सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है केमिकल पोल्यूटेंट जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स में लेड, मर्करी, कैडमियम, क्रोमियम। एंड द थर्ड वन इज़ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो कि एक मेन अलग से ही हम लोग एनवायरमेंटल इशू पढ़ेंगे। ये ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बहुत सालों तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। ये रिलीज़ होते हैं पेस्टिसाइड से और इंडस्ट्रीज से, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है डीडीटी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबीज भी उनको कहते हैं, एल्ड्रिन, और बाकी एग्जाम्पल्स भी इनकी है। इनको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे इसी वीडियो में। नाउ वी विल सी व्हाट आर द करेक्टिव एक्शन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। एंड द फर्स्ट वन इज़ कि हमें एजुकेट करना चाहिए कम्युनिटी को रिलेटेड टू द रिसाइकलिंग। हमें बोलना चाहिए उनको जो भी आप लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यूज़ करते हो जो कि ज़मीन में डिकम्पोज नहीं हो जाएंगे, आप लोगों को चाहिए कि आप ये रिसाइकिल करो और वाटर पोल्यूट होने से बच जाए। उनको इसी तरीके से पेपर, ग्लास को भी रिसाइकिल करना चाहिए। हम लोगों को प्रॉपर रिमूवल ऑफ सीवेज रखना चाहिए ताकि हमारा जो वाटर है वो कंटेमिनेट ना हो जाए। ऐसे लॉज होने चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है वाटर बॉडीज़ में डंपिंग ना करें, चाहे रिवर्स में करते हैं, स्ट्रीम्स में, डैम्स में, उनसे भी बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूट हो जाता है। फ़ाइन लगना चाहिए ऐसे लोगों पे जो डंपिंग वाटर साइट पे करते हैं, ठीक है। और स्ट्रिक्ट लॉज और पेनल्टीज़ ऑयल कंपनीज़ पे लगनी चाहिए क्योंकि उनकी वजह से फिशेस की भी डेथ होती है, वाटर की भी बिल्कुल ही क्वालिटी ख़राब हो जाती है क्योंकि जब भी लीक हो जाता है तो वो सारा कुछ पानी में ही चला जाता है। हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करो विच आर विदाउट केमिकल्स, ठीक है, सो दैट जो सॉइल की क्वालिटी बेटर रहेगी, अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा बेटर रहेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर हम लोगों को फार्मर्स को भी एनकरेज करना चाहिए कि वो लोग पेस्ट मैनेजमेंट्स यूज़ करें सो दैट वाटर की क्वालिटी कंट्रोल में रहे। नाउ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज़ अगेन वन ऑफ द एनवायरमेंटल इशू in which the soil gets degraded because of many factors। जैसे कि हम लोग इसमें प्लास्टिक डालते हैं सॉइल में जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सॉइल में एरिएशन कम हो जाता है, सॉइल की बिल्कुल ही क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल जो सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं, उससे भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं, कुछ लिक्विड वेस्ट होते हैं और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ सॉइल अफेक्ट करते हैं। जब सॉइल की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है फिर जो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर होता है उसकी क्वालिटी भी अफेक्ट हो जाती है। देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का सोर्स क्या है? सबसे पहला एंड द मेन सोर्स वो है इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट। डायरेक्टली
इम्प्लांट कर देना सॉइल में। उसके बाद म्युनिसिपल एंड सॉलिड वेस्ट, ओपन डिफिकेशन, लीकेज फ्रॉम स्टोरेज कंटेनर्स, ओपन डंपिंग, इंसेक्टिसाइड्स सच एज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बोमेट्स, फंजिसाइड्स लाइक कैप्टॉन, सोरान, ये जो है ये कुछ सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या करेक्टिव एक्शंस है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन कम हो सकता है। जैसे कि वाटर पोल्यूशन में हम लोगों ने कहा कि लोगों को हम अवेयर करना चाहिए, लोगों को हम एजुकेट करना चाहिए कि आप रिसाइकलिंग करो। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए रिलेटेड टू रिड्यूसिंग रीयूज़ एंड रिसाइकल। पॉलीथीन हम लोगों को, पॉलीथीन बैग्स हम लोगों को यूज़ नहीं करने चाहिए, ऑन द अदर हम लोग को पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए। पेपर बैग को यूज़ करने के बाद फिर से उसको रिसाइकल करना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा जो सॉइल पोल्यूशन है वो बच जाएगा। और जहाँ पे सॉइल्स में बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में अक्सर हम लोग देखते हैं लोग डंपिंग करते हैं, या डिफरेंट सॉइल देखते हैं ऐसी ही ज़मीन कहीं पे खुला पड़ा है वहाँ पे भी डंपिंग कर देते हैं। तो लॉज निकलने चाहिए जिसकी वजह से लोग डंपिंग ना करें। अगर कोई कर रहा है उस पूरे एरिया को फ़ाइन लगना चाहिए, उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, अगर हम लोग इसे बेटर है कि एफॉरेस्ट्रेशन करें, उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, क्रॉप रोटेशन करें फार्मर्स, और फिर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इंसान रख सकता है ताकि वेस्ट भी प्रॉपरली मैनेज हो जाए और सॉइल भी बचे डिग्रेड होने से। ठीक है, हम लोग सॉइल में डंपिंग करने के बजाय डस्टबिन यूज़ करेंगे। ठीक है, वेट वेस्ट्स के लिए वेट डस्टबिन हम लोग यूज़ करते हैं जिनका कलर डिफरेंट होता है, और ड्राई वेस्ट्स के लिए अलग डस्टबिन यूज़ करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्शन कम्युनिटी करेंगे। ठीक है, एक्शन कम्युनिटीज़ बनाएंगे जो कि पोल्यूटेड एरिया को साफ करें। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक रहते हैं। यहाँ पे वर्ड पर्सिस्टेंट का ही मतलब होता है बहुत सालों तक जो चीज़ रहेगी, पर्सिस्ट करेगी। ऑर्गेनिक मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड जो होता है नॉन पोलर होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑर्गेनिक। थर्ड इज पोल्यूटेंट्स, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हम लोग शॉर्ट में POPs भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम लोग इनका कम यूज़ ना करें। सेकंड हम लोग कहते हैं कि ये जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं ये हम लोगों के फूड में प्रेजेंट होता है, कंटेमिनेटेड फूड में, पोल्यूटेड एयर में प्रेजेंट होता है और बाकी एरियाज़ में प्रेजेंट होता है। ये आसानी से हमें सर्फेक्टेंट्स पे मिलता है, जैसे कि हमारे डिटर्जेंट्स है, डे टू डे लाइफ में हम लोग डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को ये मिलता है। फ्लेम रिटार्डेंट्स में मिलता है, हम लोगों को फ्लेम बुझानी है कहीं पे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेम रिटार्डेंट्स, तो उसमें भी हमें पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मिलते हैं जो कि फाइनली एयर में चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं और उसमें बहुत टाइम तक रहते हैं और ह्यूमंस को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डिजीज़ ह्यूमंस में हो सकती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। Now we will see what are the characteristics of persisting organic pollutant. The first one is they stay intact for longer period of time. ये बहुत टाइम तक रहते हैं एनवायरनमेंट में, बहुत सालों तक रहते हैं। सेकेंड इज कि ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, सॉइल में होते हैं। थर्ड इज कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। देन ये नॉन सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो वो नॉन पोलर होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है इसीलिए हम लोग कहते हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये फैटी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर ये वाटर में चले जाएंगे वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स लेंगे, फिर ज़ूप्लैंक्टन्स, लार्जर फिशेस लेंगे, फिशेस को ह्यूमंस लेते हैं और फाइनली ये फैटी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अप टू 70,000 टाइम्स ये मैग्नीफाई हो जाते हैं और टॉप लेवल ऑफ फूड चेन में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, DDT, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनको PAHs भी कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जैसे ट्राइब्यूटाइलिन केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज से हमें मिलते हैं,
जैसे पीसीबीज हैं और बाकी इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट जैसे डाइबेंजोफ्यूरॉन्स, पॉलीक्लोरिनेट डाइबेंजोपी डाइऑक्सिन्स, जिनको हम लोग कहते हैं डाइऑक्सिन। लार्जर फिशेस को ह्यूमंस इनटेक करते हैं, तो जिसकी वजह से ह्यूमंस के भी फैटी टिश्यूज़ में ये पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग वाटर को साफ़ रखें, एयर को साफ़ रखें, सो दैट ये पोल्यूटेंट्स ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट ना करें। देन हम लोग ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं कि ये हायर कंसनट्रेशन में पाया जाता है फूड चेन की टॉप लेवल पे। उसके बाद ह्यूमंस के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अभी तक जो भी हम लोग ये पीओपीज़ देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर में ये पीओपीज़ होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, सॉल्युबल ही नहीं है कहीं पे। अब क्या होता है, इनको कम करने के लिए, इन पीओपीज़ को कम करने के लिए एक गवर्नमेंट का हाथ इसमें नहीं होता है या कुछ लोगों का हाथ होता है, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ बैठती है और एक ग्लोबल ट्रीटी बनाती है। जैसे चाइना बैठेगी इंटरनेशनल ट्रीटी में, इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है, इंटरनेशनल कंट्रीज़, और फिर वो कुछ एग्रीमेंट्स बनाती हैं। उन एग्रीमेंट्स के तहत वो कहती है कि कुछ पीओपीज़ आप यूज़ कर सकते हो और कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। कुछ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स में कुछ ऐसे केमिकल्स, उनमें लेकिन पीओपी प्रेजेंट होता है, तो वो हम लोगों को उस वक्त बैन किया जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लोगों के लिए। और अगर इस कन्वेक्शन जो ये बिठाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बैठकर ये फैसला सुनाती है कि कौन सा पीओपी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन सा पीओपी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अभी तक कौन सी कन्वेक्शन बिठाई गई है जहाँ पे ये कहा गया है कि पीओपीज़ यूज़ नहीं करने हैं और हमारी ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचाती है, वो है हमारी स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन कहाँ पर है, ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। और कब ये स्टार्ट की गई, 17 मई 2004 में। ये ग्लोबल ट्रीटी होता है ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पीओपीज़। कहाँ पर ये कन्वेंशन बिठाई गई है, स्टॉकहोम कन्वेंशन स्टॉकहोम में ही बिठाई गई है। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, जो पीओपीज़ हैं उनका एमिशन एटमॉस्फेयर में बहुत कम हो जाता है। और इस कन्वेंशन ने, स्टॉकहोम कन्वेंशन ने, इस ग्लोबल ट्रीटी ने अभी तक कितने पीओपीज़ को बंद किया है, 26 को मेनली, ठीक है। अब इस स्टॉकहोम कन्वेंशन का अपना लोगो होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन का लोगो है, ठीक है। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिससे की वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम पीओपीज़। और ये कब इनिशिएट हुआ है, ये 2001 में इनिशिएट हुआ है स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम स्वीडन में। और इफ़ेक्ट में कब आया, 2006 में। अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि व्हेन वाज स्टॉकहोम कन्वेंशन इनिशिएटेड, यू हैव टू से 2001 एंड व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट 2004। आफ्टर दैट ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है 2006 में। और ये स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज़ पर एम करता है, सबसे पहले ये कहता है कि हमें जो पीओपीज़ है इनको कम करना है और अल्टरनेटिव जो होगा वही हमें यूज़ करना है, सो दैट जो एनवायरनमेंट है और ह्यूमंस हैं वो बचे पीओपीज़ से। जैसे कि कुछ पीओपीज़ होते हैं जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, हम उनका अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे यूज़ ये नहीं करेंगे जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। और जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको भी क्लीन करेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन उठाएंगे फॉर पीओपी फ्री, ठीक है। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसने कहा कि मैं 9 डर्टी डजन केमिकल्स को हम लोग बैन कर देंगे और इनका यूज़ जो है लिमिट करना है। अब इनिशियली 9 असल में पीओपीज़ जो थे वो रिकॉग्नाइज हुए थे अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन कि ये पीओपीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो टोटल 12 थे, तो इसीलिए कहा जाता है इनको डर्टी डजन केमिकल्स। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हमें कहाँ पे, आजकल ऑनलाइन ज़माना है, हमें कैसे पता चलता है कि इस स्टॉकहोम कन्वेंशन ने अभी किस केमिकल को बैन किया है और किस केमिकल को बैन नहीं किया है। वो हमें इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो,
ये है स्टॉकहोम कन्वेंशन की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे 3 तरह की कन्वेक्शंस रोज़ होते हैं, जैसे कि बेसल कन्वेक्शन है, रथरडोर्म कन्वेक्शन है और स्टॉकहोम कन्वेक्शन है। हम लोगों के सिलेबस में है स्टॉकहोम कन्वेक्शन। बेसल कन्वेक्शन में ये कन्वेक्शन बताता है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। रथरडोर्म में ये दिखाता है कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट या बाकी केमिकल्स का मैनेजमेंट कैसे करना है। और स्टॉकहोम कन्वेक्शन हमें बताता है कि ये कैसे हार्मफुल पीओपी से हमें बचा सकता है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि जो इटली है उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है इस स्टॉकहोम कन्वेंशन को, ठीक है। इंडिया ने कब किया? 2006 में। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बेसल कन्वेक्शन, रथरडोर्म कन्वेक्शन, स्टॉकहोम कन्वेक्शन है, इन तीनों का सेक्रेटरी एक ही जगह स्विट्ज़रलैंड जेनीवा में है। और याद रखना है कि इटली ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया हुआ था। देन अगर हम लोग फिर से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 9 डर्टीजेंट केमिकल्स को बैन किया है। उनमें से पहले 8 पेस्टिसाइड्स आते हैं, उसके नाम ज़रूरी याद रखने नहीं है, एल्ड्रिन, क्लोरिडेन, डीडीटी एट्सेट्रा। ये 8 पेस्टिसाइड्स हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड है, जिनको बैन करना है। 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी हैं, उसमें आता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल, हेक्सोक्लोरोबेंजीन। उसके बाद है अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स, जैसे कि उसमें पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोपी, डाइऑक्सिन्स एट्सेट्रा करके ये केमिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद यूनियन कैबिनेट ने भी बैन किया 7 केमिकल्स को जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर लिस्टेड थे। क्योंकि जब स्टॉकहोम कन्वेंशन कोई भी केमिकल को बैन करता है तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे बैन हो जाता है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ बैठती है उसको बैन करने के लिए। उसके बाद जो अपनी कंट्री होती है फिर उसको उस चीज़ पर अमल करना होता है। और यूनियन कैबिनेट ने इस चीज़ पर अमल किया कि उसने उनमें से 7 केमिकल्स को बैन किया अपनी कंट्री में उसको रोकने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ने 2004 में कौन कौन से पीओपी ऐड किए। देन हम लोग देखेंगे 2010 में कौन कौन से पीओपीज ऐड हुए हैं और फिर लेटर ऑन कौन कौन से पीओपी ऐड हुए हैं। 2004 में सबसे पहला हुआ है ऐड डाईएल्ड्रिन, उसके बाद पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनॉल, उसके बाद क्लोरिडेन, उसके बाद एंड्रिन। उसके बाद अगर 2010 में देखिए हम लोग, 2010 में हुआ है ऐड हेक्साब्रोमीबाइफेनॉल, हेक्साब्रोमीडाइबाइफेनॉल ईथर एंड हेप्टाब्रोमीडाइफेनॉल ईथर, लिंडेन, पेंटाक्लोरोबेंजीन। ये सारे हुए हैं ऐड 2010 में। उसके बाद यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहा है ये उसके बाद ऐड हो गया आफ्टर 2010। फर्दर क्या क्या हुए हैं ऐड 2004 में, जैसे कि मायरेक्स हुआ है, एल्ड्रिन हुआ है, हेक्सोक्लोरोबेंजीन, डीडीटी, डाइऑक्सिन्स, फिरॉन्स। और 2010 में ये ऐड हुए हैं फर्दर और फिर लेटर ऑन ये ऐड हो गए हैं। नाउ वी विल सी कि जो एजेंडा पीओपी आरसी 18 क्या है। पीओपी आरसी 18 का मतलब है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिव्यू कमेटी 18th। ये असल में 18th मीटिंग थी पीओपीज़ के रिलेटेड। इसमें रिव्यू कमेटी कहा कि हम लोग 5 केमिकल्स को एसेस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये 5 केमिकल्स पीओपीज़ है कि नहीं। सबसे पहला केमिकल जिसको इन्होंने एसेस किया वो है डाइक्लोरीन प्लस। उसके बाद किया एसेस UV328 को। जो डाइक्लोरीन प्लस है ये फ्लेम रिटार्डेंट्स में यूज़ होता है। फ्लेम रिटार्डेंट्स वो सब्सटेंस या वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से फ्लेम बुझ जाती थी। लेकिन ये केमिकल्स पीओपीज़ हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हैज़र्डियस है। और UV328 ये प्लास्टिक्स में डाला जाता है। ये केमिकल प्लास्टिक अक्सर जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो इनका कलर फेड हो जाता है। उस कलर फेडिंग को बचाने के लिए हम लोग UV328 का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रिव्यू कम्युनिटी कहा कि हम लोग इसको एसेस करेंगे कि अगर ये पीओपी है फिर इसको बैन कर दिया जाएगा। क्लोरीपायरिफॉस को भी एसेस किया और क्लोरिनेटेड पैराफिन को भी एसेस किया। और 5th केमिकल जिसको उन्होंने एसेस किया वो है परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड। इन 5 केमिकल्स को पीओपी आरसी 18 ने एसेस किया और कहा कि अगर ये पीओपी है तो इनको बैन कर दिया जाएगा।
तो फिर इनका आउटकम क्या था इस मीटिंग का, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में आया था रिलेटेड टू दीज इश्यूज़। इसमें आया था कि इन 5 केमिकल्स में स्टॉकहोम कन्वेंशन ने कहा है कि डाइक्लोरीन प्लस और UV328 को हम लोग एनेक्स ए में रखते हैं। एनेक्स ए में जिस भी केमिकल को रखा जाता है, इसका मतलब है कि उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। जो भी कंट्री उसको यूज़ करती है, या हम कह सकते हैं कि बैन कर देना है। अभी मैंने कहा आपको डाइक्लोरीन प्लस फ्लेम रिटार्डेंट के लिए यूज़ होता था, और UV328 एंटीऑक्सीडेंट फॉर प्लास्टिक्स के लिए यूज़ होता था, और दोनों ही को एलिमिनेट किया गया है। क्लोरिनेटेड पैराफिन्स और परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का कहा गया कि इनका भी रिस्क मैनेजमेंट कंसिडर में लिया जाएगा। कम्युनिटी ने क्लोरीपायरोफिस को उसकी रिस्क कंसिडरेशन को डेफर किया, मतलब कि उसको एनेक्स ए में नहीं रखा, इसको फ़िलहाल के लिए इस केस को डेफर किया गया। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया क्यों क्लोरपायरिफॉस के अगेंस्ट है। सबसे पहले ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लोरपायरिफॉस बनता है। इंडिया पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर और फॉर्मुलेटर है, ठीक है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की स्टॉकहोम कन्वेंशन से कि आप फ़िलहाल इसकी कंसिडरेशन को डेफर करो, क्लोरपायरिफॉस को। क्लोरपायरिफॉस रजिस्टर्ड था अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इसका लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते थे। इसका कंटिन्यूस यूज़ करना अप्रूव हुआ था 2015 में। ग्लोबली अगर देखा जाए 50,000 टन्स ऑफ क्लोरपायरिफॉस यूज़ किया जाता था एनुअली। चाइना और इंडिया जो हैं ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्लोरपायरिफॉस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में क्लोरपायरिफॉस यूज़ होता था एज पेस्टिसाइड मैनेजमेंट। 48% ऑफ क्लोरपायरिफॉस जो है ये प्रोड्यूस होता है इंडिया में ही। तो अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा अगर क्लोरपायरिफॉस को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ये इंडिया में ही 24,000 टन्स प्रोड्यूस हो जाता है। फिर सारा जो भी हम लोगों को इसका स्टॉक पाइल है वो भी ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है, और नया भी प्रोड्यूस नहीं करना है। अगर इसको बैन किया जाए तो इसके इम्पैक्ट्स भी बहुत बुरे हो गए अगर बैन भी किया जाए इकोनॉमी पे। 11,000 टन्स यूज़ होता है कंट्री में ही, इनसाइड कंट्री। 12,000 टन्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और 1,000 टन जो है वो एज स्टॉक पाइल बच जाता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट की गई कि क्लोरपायरिफॉस की जो कंसिडरेशन एज असेसमेंट उसको डिफ़र कर दिया जाए। अब हम देखेंगे फाइनली जो हम तब से POP वगैरह पढ़ रहे हैं, इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है। POP की वजह से डेथ हो सकती है, इसकी वजह से एलर्जीज़ हो सकती हैं, इसकी वजह से ह्यूमन्स में कैंसर भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, और इसकी वजह से न्यूरो बिहेवियर इम्पेयरमेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, और कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये POP वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक में हम लोगों ने थोड़ा सा करंट अफेयर भी इंट्रोड्यूस किया रिलेटेड टू दीज POPs। आई होप कि आपको ये सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा आराम से। नाउ आवर फिफ्थ एनवायरमेंटल इशू इज़ वाटर स्कार्सिटी। ये भी एनवायरमेंटल इशू में आता है। वाटर स्कार्सिटी मतलब होता है कि पानी का बहुत कम हो जाना बिकॉज ऑफ द ओवर यूज़ ऑफ वाटर एंड पोल्यूशन ऑफ द वाटर। तो अगर हम लोग देखें कि पूरे अर्थ में 70% वाटर है, 30% लैंड है। 70% वाटर में फ्रेश वाटर 3% है, और उस 3% में भी खाली अवेलेबल वाटर 1% है। ये कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की डेफिनेशन है WWF 2020, क्योंकि 2% फ्रेश वाटर में फ्रोज़न है और 1% अवेलेबल है पीने के लिए। वाटर स्कैर्सिटी तब हो जाती है जबकि लोगों को शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है, और पीपल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। ये UN 2020 की डेफिनेशन है। वाटर स्कैर्सिटी की वजह से पूरा कॉन्टिनेंट जो है इफेक्ट में आ जाता है, और अगर हम लोग देखें कि हर साल हर किसी कॉन्टिनेंट में वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है।
और वाटर स्कैर्सिटी एरियाज में कितने लोग रहते हैं? 1.2 बिलियन पीपल आउट ऑफ टोटल 8.2 बिलियन पीपल। 1.6 बिलियन पीपल जो है वो इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर की डेफिनेशन है, क्योंकि ये उन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है ताकि वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। नाउ जो मेन रीज़न है बिहाइंड द वाटर स्कार्सिटी वो ये है कि हम लोग वाटर को ओवर यूज़ करते हैं और हम लोग वाटर को वेस्ट कर देते हैं। मतलब अगर हम लोगों को पूरे दिन में 1 kg वाटर इस्तेमाल होगा फूड पर्पज़ के लिए, हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट, हम लोग 10 kg वाटर यूज़ करेंगे विदाउट एनी यूज़, प्रॉपर यूज़, हम लोग वेस्ट कर देते हैं वाटर को। ठीक है, जितना लोगों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है उतना वाटर का यूज़ डबल हो जाता है। अगर हम लोगों को वाटर सस्टेन करना है तो हमें चाहिए कि हम लोग प्रॉपर तरीके से वाटर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ वाटर ना करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग वाटर की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वाटर स्कार्सिटी हो जाता है। अराउंड 1.8 बिलियन पीपल वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं प्रेजेंटली, जो कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। ये UNDESA 2014 की डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे काजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। सबसे पहला काज है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से भी वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, क्योंकि हम लोग इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर जाते हैं फील्ड्स में, जो कि फाइनली डिस्चार्ज हो जाता है वाटर में और क्या करता है, वाटर को पोल्यूट कर देता है। जब वाटर ही पोल्यूट हो जाएगा तो इंसान वो वाला पानी पीने लायक नहीं रहता है। एग्रीकल्चर दूसरा रीज़न है, या हम लोग कह सकते हैं दूसरा कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी है। इसमें हम लोग 70% फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। अगर हम लोग देखा जाए कि ये इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग प्रॉपरली वाटर को यूज़ नहीं करते हैं और जो क्रॉप्स हैं उनको एक्सेस वाटर देकर क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं और वाटर लॉजिंग हो जाती है, एक्सेस वाटर जमा हो जाता है प्लांट्स के अराउंड, जिसकी वजह से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और वाटर भी ज़ाया होता है। कभी कभार आपका एग्रीकल्चरल फील्ड ठीक भी हो रहे लेकिन वाटर जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। देन थर्ड इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। कहा जाता है कि पिछले 50 सालों में जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है और जो वाटर यूज़ है वो भी डबल हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वाटर स्कैर्सिटी लोग फेस करेंगे फ्यूचर में और अभी भी कर रहे हैं। 41% जो पॉपुलेशन है वो वाटर स्ट्रेस एरिया में रहती है। ये WWF 2020 की डेफिनेशन है। अब हमें क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी कम हो जाए? तो इसके लिए हम लोगों को जो वाटर की हम लोग ओवर यूज़ करते हैं वो हमें छोड़ना चाहिए, हमें प्रॉपर वाटर यूज़ करना चाहिए, वाटर को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाटर को हमें ट्रीट करना चाहिए एज केयर रिसोर्स जो कि ख़त्म होने वाला है। हर एक कंट्री को चाहिए कि वो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रखे ताकि जो वाटर है उसका हम लोग सही से इस्तेमाल कर सकें।